वेलकम बैक टू लॉ एंड टैक्स एकेडमी। और आज की क्लास में हम जो बातें करेंगे वो करेंगे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। बिना देरी किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम सबसे पहले तो इससे पहले मैंने जो ईपीएफ की क्लास प्रोवाइड की थी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा, जिनकी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पर प्रोवाइड करा दूंगा। ईपीएस को समझने से पहले हम थोड़ी ईपीएफ के ऊपर यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ऊपर चर्चा करेंगे। अच्छा, बातें क्यों करेंगे हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ऊपर? क्योंकि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का जो रास्ता जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से होकर जाता है। जब तक हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को ना समझेंगे तब तक हम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को नहीं समझ सकते हैं। मुझे लगता है ये यूट्यूब पर काफ़ी लंबी वीडियो शायद यही होगी जो ईपीएस के ऊपर इतनी ज़्यादा लंबी बातें करेगी। प्लीज़ पर आपके जो सारे डाउट हैं इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। एक एक डाउट को कितनी कंडीशन इसके अंदर अराइज होती हैं, जो भी केस बनते हैं। मैंने इन्फोसिस कंपनी, विप्रो कंपनी के अंदर भी कुछ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के केस देखे हैं। सारे डाउट इस क्लास के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो चलते हैं पहले हम अपनी स्क्रीन की ओर। सबसे पहले बात आती है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है। आखिर जो ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो होती है वो ईपीएफ के साथ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के साथ क्यों मिलकर वर्क करती है। सबसे पहले आता है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है 3 स्कीम को हैंडल करती है। पहली ईपीएफ, दूसरी ईपीएस, तीसरी इडली का मतलब एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। इसका मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉय ईपीएफ की फैसिलिटी ले रहा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी लेता है, तो उसको ईपीएस की फैसिलिटी और इडली की फैसिलिटी दी जानी कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लेकिन हमारी कई कंडीशन ऐसी भी होती है जिसके अंदर एम्प्लॉय जो होता है सिर्फ ईपीएफ का मेंबर रहता है, उसको एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और इडली की फैसिलिटी नहीं दी जाती हैं। कई कंडीशन ऐसी भी अराइज होती हैं, वो ठीक हैं। तो आपको पता चल गया, यानी कि ईपीएस जो होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के साथ मिलकर काम करती है। अगर कोई एम्प्लॉय ईपीएफ का मेंबर होगा तो वो पेंशन स्कीम की बेनिफिट उसको ज़रूर मिलेगी। और ये जो स्कीम जो प्रोवाइड कराता है वो ईपीएफओ प्रोवाइड कराता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है और इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये स्कीम जो है ईपीएफ प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, फिर उसके बाद एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के साथ साथ भी उस एम्प्लॉय को दे दी जाती है। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम आखिर है क्या? तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एक ऐसे टाइप की स्कीम है जो एक एम्प्लॉय को पेंशन प्रोवाइड कराती है जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है। जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसको मंथली पेंशन के रूप में पेंशन प्रोवाइड कराती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोग सुपर सीनियर सिटीजन पर्सन होते हैं, मीन्स जो लोग वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, उनको गवर्नमेंट जो होती है हर 3 महीने में शायद क्वार्टरली एक पेंशन प्रोवाइड कराती है, 2 से 3 हज़ार रुपये हर किसी के अकाउंट में डालती है। सेम केस यहाँ पर है, सेम केस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का है। एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाता है, सुपर सीनियर सिटीजन बन जाता है, वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को पेंशन प्रोवाइड कराता है मंथली, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है एक सुपर सीनियर सिटीजन पर्सन को अपने इंडिया के अंदर। एक एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो होती है एक एम्प्लॉय को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल नीड को भी कंप्लीट करती है। आइए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं अब इसकी। फर्स्ट आता है व्हाट इज ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या होती है आखिर। दिस स्कीम प्रोवाइड पेंशन टू द एम्प्लॉय इन सम कंडीशन एंड कंप्लीट फाइनेंशियल नीड ऑफ द एम्प्लॉय। मैंने कहा था ना, लिखा हुआ है, ये स्कीम जो होती है एक एम्प्लॉय को पेंशन प्रोवाइड कराती है और फाइनेंशियल नीड को एम्प्लॉय की कंप्लीट करती है। सपोज एम्प्लॉय को फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है अपने मैरिज के लिए, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए, या फिर एम्प्लॉय की जॉब जा चुकी है, जैसे कोरोना के में कहीं की जॉब गई थी। अगर ऐसी कंडीशन में अगर एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी फाइनेंशियल नीड को कंप्लीट करता है। अच्छा, ये एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होती है। तो सेकंड आता है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ईपीएस फैसिलिटी टू एम्प्लॉय, मतलब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एक ईपीएस की फैसिलिटी एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराएंगी। क्योंकि बिकॉज सारी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं कराती हैं। तो लिखा हुआ है दोज ऑर्गेनाइजेशन हु आर रजिस्टर्ड अंडर द ईपीएफओ इट विल आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ ईपीएस विद ईपीएफ एंड इडली। मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के अंडर रजिस्टर्ड होगी
जो भी ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के अंडर रजिस्टर्ड होगी वो ईपीएस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी ईपीएफ के साथ, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के साथ। अगर कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है तो उसके साथ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी कंपलसरी है। ये दोनों इसके साथ ही मिलकर काम करती हैं। इन विच ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉय 20 और मोर देन इट विल बी मैंडेटरी रजिस्टर्ड अंडर ईपीएफओ, यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के अंडर रजिस्टर्ड होगी जिसके अंदर 20 और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क करते हैं, उसको ईपीएफओ के अंडर रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी होगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, स्टेटरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ईटीसी। सो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो होगा इन कंपनी से रिलेटेड होगा। इस वीडियो में जो बातें होंगी ऑर्गेनाइजेशन की वो इन कंपनी से मतलब की होंगी, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। याद रखना ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये कंपनी से रिलेटेड है, जो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर। सो आपको पता चल गया ईपीएस जो होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के साथ मिलकर काम करती है। अगर कोई एम्प्लॉय ईपीएफ की फैसिलिटी लेता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मेंबर है अगर कोई एम्प्लॉय, तो उसको ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की भी फैसिलिटी दी जाएगी। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये कई कंडीशन में नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? ये डिपेंड करता है एम्प्लॉय की सैलरी पर। एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, 15,000 से कम है या फिर 15,000 से ज़्यादा है टेक होम सैलरी, ये उस पर सारा की सारा डिपेंड करता है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब थर्ड क्वेश्चन आता है विच एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर ईपीएस फैसिलिटी, यानी कि कौन कौन से एम्प्लॉय ईपीएस की फैसिलिटी के लिए एलिजिबल होंगे। सो इसमें कंडीशन दी हुई है, कई कंडीशन बनती हैं अपने केस के अंदर। मैंने जो देखा है प्रैक्टिकली और कई वेबसाइट से मैंने सर्च किए ये कंडीशंस, जो कंडीशन एराइज होती हैं एक एम्प्लॉय की लाइफ के अंदर, और उस कंडीशन को मैंने नोट किया है। उसके अकॉर्डिंग ईपीएस की फैसिलिटी एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है। सो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय हु आर द मेंबर ऑफ द ईपीएफ देन इट इज ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर द ईपीएस फैसिलिटी या स्कीम, यानी कि जो भी एम्प्लॉय ईपीएफ का मेंबर होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मेंबर होगा, वो ऑटोमेटिकली ईपीएस की फैसिलिटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। ऑटोमेटिकली कुछ करना नहीं होता। अगर मान लेते हैं एक राम है, राम जो है कि कंपनी के अंदर ईपीएफ का मेंबर है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मेंबर है, उसको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी दी जाती है तो उसके लिए ईपीएस अकाउंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और सेम एज इडली का भी ऐसा ही होता है। इडली को हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे क्योंकि ये 3 टाइप की स्कीम्स हैं जो एक ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हैंडल करती है। तो इसके अंदर क्या क्या कंडीशन एराइज होती हैं, इन कंडीशन को बड़ा याद रखिएगा ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन एराइज होती है एक एम्प्लॉय की लाइफ के अंदर, दिस एम्प्लॉय हुज टेक होम सैलरी इज लेस देन ₹15,000 पर मंथ देन इट विल बी मैंडेटरी बिकम द मेंबर ऑफ ईपीएफ एंड आल्सो फॉर ईपीएस। कह रहा है अगर किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी यानी कि टेक होम सैलरी 15,000 से कम होती है या 15,000 तक होती है तो उसको ईपीएफ का मेंबर बनाया जाना कंपलसरी है, और साथ में ईपीएस का भी यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का भी। सेकंड कहता है दोज एम्प्लॉय हुज ज्वाइनिंग या टेक होम सैलरी इज अबव ₹15,000 पर मंथ देन ही या सी इज नॉट मैंडेटरी फॉर द ईपीएस और ईपीएफ बट he can also become the member of the facility of an employer is voluntary basis। कहता है अगर किसी एम्प्लॉय की टेक होम सैलरी यानी कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी, अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करता है और ज्वाइन करते टाइम अगर किसी एम्प्लॉय की टेक होम सैलरी जो होती है अगर 15,000 से ज़्यादा की है तो उस कंडीशन में एम्प्लॉय को ईपीएफ का मेंबर बनाया नहीं जाएगा और ना ही ईपीएस का, किसी का भी मेंबर नहीं बनाया जाएगा। मैंने कहा था कि दोनों स्कीम जो होती हैं साथ साथ मिलकर काम करती हैं, साथ में चलेंगी। जहां ईपीएफ जाएगा वहीं ईपीएस जाएगा। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय की एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी, ज्वाइनिंग करते समय टेक होम सैलरी 15,000 से ज़्यादा की होती है तो उसको ना तो ईपीएफ का मेंबर बनाया जाएगा ना ही उसको ईपीएस की फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन क्या कहता है वो अब एम्प्लॉयर के वॉलंटरी बेसिस पर, अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि हाँ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करे, एम्प्लॉय ईपीएफ का मेंबर बने, एम्प्लॉय ईपीएस की फैसिलिटी ले, मैं तो दूंगा एम्प्लॉय को ईपीएस की फैसिलिटी, तो बिल्कुल कर सकता है, ऐसा बिल्कुल कर सकता है। लेकिन ईपीएफ एक्ट ये कहता है ये मैंडेटरी नहीं है,
ये मैंडेटरी नहीं है स्कीम को प्रोवाइड कराना अगर किसी एम्प्लॉय की एट द टाइम ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी सैलरी 15,000 से ज़्यादा की होती है, लेकिन एम्प्लॉय अपने वॉलंटरी बेसिस पर ईपीएस अथॉरिटी से परमिशन लेके ऐसा कर सकता है। थर्ड आता है एग्जाम्पल दिया हुआ थर्ड के अंदर कहता है अ टेक होम सैलरी इन द अप्रैल मंथ एट द टाइमिंग ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी ऑफ एम्प्लॉयज ₹10,000 पर मंथ। मान लेते हैं अगर किसी एम्प्लॉय की अप्रैल के अंदर जो टेक होम सैलरी जो होती है 10,000 पर मंथ है। यहाँ पर एक राम है, वही राम है जिसने जो है अप्रैल के अंदर ज्वाइनिंग की एक न्यू कंपनी, और ज्वाइनिंग करते टाइम उसको जो सैलरी जो मिल रही है वो मिलती है 10,000 पर मंथ टेक होम सैलरी। फिर कहता है एंड ही इज़ अ मेंबर ऑफ ईपीएफ एंड ईपीएस बट आफ्टर इन डेट अक्टूबर इंक्रीजमेंट इन द सैलरी फ्रॉम 10,000 पर मंथ टू 18,000 पर मंथ टेक होम सैलरी। लेकिन जो एम्प्लॉय जो है राम, उसकी सैलरी में इंक्रीजमेंट हो जाता है अक्टूबर के महीने में, है ना। बट आफ्टर इन दी अक्टूबर के महीने में उसकी सैलरी के अंदर इंक्रीजमेंट हो जाता है 10,000 से 18,000 पर मंथ सैलरी पहुंचने लगती है। क्यों पहुंचने लगती है? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो जाता काम करते करते 6 महीने का, तो इसके कारण से कंपनी जो होती है इसकी सैलरी को इंक्रीजमेंट कर देती है और 10,000 से 18,000 अक्टूबर के अंदर। तो देन इन दिस कंडीशन दिस एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर द ईपीएफ और ईपीएफ बोथ। तो एम्प्लॉय दोनों के लिए एलिजिबल होगा। एक्चुअली होता क्या है, किसी एम्प्लॉय की कई एम्प्लॉय के मन में ये डाउट रहता है कि मेरी जो ज्वाइनिंग सैलरी जो है टेक होम सैलरी एट द टाइमिंग ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी वो 10,000 रुपये है। तो इस कंडीशन में उस एम्प्लॉय को ईपीएफ का मेंबर और ईपीएस की फैसिलिटी दोनों प्रोवाइड की जाएंगी, ये तो मैंडेटरी होगा। लेकिन कई कंडीशन में फिर होता क्या है, 10,000 सैलरी से बढ़ते बढ़ते उसकी सैलरी जो होती है 15,000 की लिमिट को क्रॉस कर जाती है। तो इस कंडीशन में ये हमारा एक्ट कहता है 1995 कि हाँ उस जो एम्प्लॉय स्टार्टिंग में अगर ईपीएफ का मेंबर था, ईपीएस का मेंबर था, तो उसको सैलरी चाहे उसकी कितनी भी बढ़ जाए इससे कोई मतलब नहीं है, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करते हैं अब। सो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन अराइज होता है और कहता है कि कंट्रीब्यूशन क्या होगा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर। मींस एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करेगा अपनी सैलरी का, और एक एम्प्लॉयर जो होगा यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कितना कंट्रीब्यूट करेगी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अकाउंट के अंदर। एम्प्लॉय विल नॉट कंट्रीब्यूट एनी परसेंटेज फ्रॉम हिज सैलरी या वेजेस एनी टाइम इनटू दिस ईपीएस। लिखा हुआ है एम्प्लॉय जो होगा ईपीएस स्कीम के अंदर अपनी सैलरी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। जी हाँ, एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कोई भी कंट्रीब्यूशन, कोई भी अपनी सैलरी का कोई भी पार्ट एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ये तो फिक्स है, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इसके अंदर एम्प्लॉय जो होगा ईपीएस के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, इसको याद रखिएगा। सो इसके अंदर कंडीशन अराइज होती हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास प्रैक्टिकली आ जाती है, if the employee take home salary at the timing of the joining of the organization is less than or up to ₹15,000 per month, then this employee will contribute 12% of his salary basic plus DA plus commission into EPF, not in EPS। कहता है अगर किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी मीन्स एट द टाइमिंग ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी, अगर किसी एम्प्लॉय की टेक होम सैलरी 15,000 से कम होती है या फिर 15,000 रुपये पर मंथ होती है, तो इस कंडीशन में जो एम्प्लॉय जो होगा अपनी सैलरी का 12% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, ना कि ईपीएस के अंदर। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। बट द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट सेम 12% आउट ऑफ देयर 3.67% इनटू ईपीएफ एंड लेफ्ट बैलेंस 8.33% इनटू एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। लेकिन इस कंडीशन के अंदर एम्प्लॉयर जो होता है मीन्स ऑर्गेनाइजेशन जो होगी एक एम्प्लॉय के पेंशन प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर जो होती है 3.67 का कंट्रीब्यूशन करती है, और वहीं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर 8.33% का कंट्रीब्यूशन करती है। यानी कि इस कंडीशन में ये तो साफ हो जाता है कि एम्प्लॉय इस स्कीम के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, सिर्फ एम्प्लॉयर के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट किया जाता है 8.33%। अगर एम्प्लॉय की एट द टाइमिंग ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी टेक होम सैलरी 15,000 से कम होती है या 15,000 तक होती है। ये केस गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के लिए है, ठीक है ना, इसमें कोई अंतर नहीं, डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए सेम केस प्रोवाइड होंगे। सेकंड केस होता है हमारा
If the employee take home salary at the timing of the joining of the organization is exceed rupees 15,000 per month, then this employee will not be eligible for this EPF or EPS according to EPF Act 1952 and Act 1955. But he can eligible for this scheme on the employer voluntary basis and take permission from the EPF authorities. सेकेंड कंडीशन कहती है अगर किसी एम्प्लॉय की एट द टाइमिंग ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी 15,000 से सैलरी जो है ज़्यादा की होती है, मीन्स अगर एम्प्लॉय को 15,000 से ज़्यादा की सैलरी अगर मिलती है एट द टाइमिंग ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी के ज्वाइनिंग के टाइम, तो इस कंडीशन में ना तो एम्प्लॉय को EPF का मेंबर बनाया जाएगा, ना ही EPS की फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन एम्प्लॉयर के वॉलंटरी बेसिस पर अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि मैं एक एम्प्लॉय को EPF का मेंबर बनाऊं और EPS की फैसिलिटी दूं, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है इन एक्ट के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा। वहीं हमारा इन दिस केस एम्प्लॉय आल्सो नॉट कंट्रीब्यूट एनी पार्ट ऑफ हिज सैलरी इनटू EPS, ओनली एम्प्लॉयर कैन कंट्रीब्यूट इनटू EPS 8.33% ऑफ ₹15,000 ओनली, नॉट दिस एक्सेड। कहता है चाहे इस सेकंड केस के अंदर अगर मान लेते हैं सेकंड केस के अंदर कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई अगर एम्प्लॉय को अपनी वॉलंटरी बेसिस पर EPF का मेंबर बना भी देता है, EPS की फैसिलिटी की स्कीम दे भी देता है वॉलंटरी बेसिस पर अपनी इच्छा पर, तो इस कंडीशन में ये पॉइंट कहता है कि एम्प्लॉयर जो होगा ऑर्गेनाइजेशन जो होगी EPS स्कीम के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी वो 8.33% करेगी 15,000 का सिर्फ और सिर्फ, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं। मीन्स मान लेते हैं अगर किसी एम्प्लॉय की टेक होम सैलरी जो होती है 20-25 हज़ार होती है, क्योंकि काफ़ी ऐसे बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं एम्प्लॉय जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, जिनकी जो सैलरी होती है पर मंथ टेक होम सैलरी एट द टाइमिंग ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द फर्स्ट टाइम ऑफ द कंपनी 25,000, 30,000, 40,000। तो इस कंडीशन में एम्प्लॉयर जो होगा सिर्फ 15,000 तक ही 15,000 का 8.33% कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है अगर करना चाहता है तो। लेकिन बट बेसिकली कंडीशन मोस्टली इंडियन कंपनी नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इनटू EPS। लेकिन कहीं क्या होता है कंडीशन के अंदर मैंने जो देखा है इंडियन कंपनीज जो होती हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं। जिन एम्प्लॉय की एट द टाइमिंग ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी टेक होम सैलरी 15,000 से ज़्यादा की होती है, whose employee take home salary at the timing of the joining is exceed ₹15,000, it contribute only in EPF on his voluntary basis। क्या कहता है कंडीशन, अगर होता क्या अपने इंडिया के अंदर जो विप्रो कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी है, ऐसी कई कंपनीज हैं जिस एम्प्लॉयज़ की जो ज्वाइनिंग सैलरी एट द टाइमिंग ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी अगर 15,000 से ज़्यादा की होती है तो इस कंडीशन के अंदर उनकी EPS की फैसिलिटी नहीं दी जाती है, उनको EPS की फैसिलिटी नहीं दी जाती है, लेकिन EPF की फैसिलिटी दी जाती है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी दी जा सकती है, लेकिन वो भी वॉलंटरी बेसिस पर, क्योंकि उनकी सैलरी जो है 15,000 से ज़्यादा की है, इसलिए उनको EPF की फैसिलिटी दी जाती है सिर्फ और सिर्फ वॉलंटरी बेसिस पर। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होंगी अगर एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी क्या होती है। सो सपोज मान लेते हैं मेरे सामने कंडीशन और आ जाती है, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्शन उठा लेता है कि सर ये बताइए मेरे केस के अंदर एक एम्प्लॉय है जिसकी जो ज्वाइनिंग सैलरी जो है उसकी 14,000 रुपये है, वो फर्स्ट टाइम किसी कंपनी को ज्वाइन करता है अपनी ग्रेजुएट करने के बाद, और ग्रेजुएट करने के बाद जब फर्स्ट टाइम कंपनी जब ज्वाइन करता है तो उसको कंपनी जो है टेक होम सैलरी जो होती है 14,000 रुपये देती है। तो इस कंडीशन में उसको EPF का मेंबर बनाया जाएगा, EPS की फैसिलिटी भी दी जाएगी, ये मैंडेटरी है। ठीक है सर। तो उसके बाद एम्प्लॉय मुझसे कहता है कि मान लीजिए सर उसकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट कर देती है कंपनी 14,000 से 20,000 कर देती है, 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 2 साल के बाद जब भी करे उसकी सैलरी 20,000 हो जाती है बढ़ते बढ़ते इंक्रीजमेंट के थ्रू। तो तब भी वो क्या EPF का मेंबर रहेगा? क्या वो EPS की फैसिलिटी तब भी लेगा? क्या हटा दिया जाएगा? जी मैं कह दूं वो EPS की फैसिलिटी तब भी लेगा, EPF का मेंबर तब भी बना रहेगा, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग में सैलरी फर्स्ट टाइम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी जब उसका EPS का अकाउंट ओपन हुआ होगा तो 15,000 से कम थी, इसलिए उसको चाहे सैलरी उसकी 2 लाख पर मंथ क्यों ना हो जा, उसकी EPS का मेंबर बनाया जाएगा, EPF की भी फैसिलिटी दी जाएगी उसको, ये मैंडेटरी है। तो अपन अब पढ़ते हैं अपना 5th क्वेश्चन। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा ज़रूर,
क्योंकि ये काफ़ी वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है। आपको ऐसे फैक्ट कहीं मिलेंगे नहीं, ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे नहीं आपको किसी अदर वीडियोज़ के अंदर, मुझे पता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। ओके, सो एक ऑब्जेक्शन उठा लेता है एक स्टूडेंट और वो कहता है कि सर ईपीएस के अंदर क्या इंटरेस्ट मिलेगा, क्या इंटरेस्ट रेट होगा। सो नो एनी इंटरेस्ट रिसीव इन द ईपीएस अकाउंट। जी हाँ, ये स्कीम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करती है इस स्कीम के अंदर, एम्प्लॉय कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है इस स्कीम के अंदर। और एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करता है, ऑर्गेनाइजेशन जब कंट्रीब्यूट करेगी उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको। 6th क्वेश्चन आता है, हाउ कैन विड्रॉ दिस ईपीएस अमाउंट फ्रॉम ईपीएस अकाउंट। एक एम्प्लॉय ईपीएस अकाउंट से कैसे विड्रॉ करेगा अमाउंट को, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस आज की क्लास का, याद रखिएगा और बड़े ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। कैसे विड्रॉ करेगा, क्या कंडीशन होंगी विड्रॉ करने की। सो कंडीशन अराइज होती हैं हमारे सामने। फर्स्ट कंडीशन है वो कहती है एम्प्लॉय कैन विड्रॉ दिस ईपीएस अमाउंट इफ ही प्रोवाइड दिस सर्विस लेस देन 10 ईयर्स। मीन्स अगर कोई भी एम्प्लॉय 10 साल की सर्विस किसी भी कंपनी को प्रोवाइड करता है तो वो 10 साल कंप्लीट होने से पहले पहले इस ईपीएस अकाउंट में से पैसा निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है। सपोज मेरे केस में क्या होता है, एक राम नाम का एम्प्लॉय है और जो राम जो एम्प्लॉय है वो 2010 के अंदर कंपनी को ज्वाइन करता है, फर्स्ट टाइम इन्फोसिस कंपनी को ज्वाइन करता है 2010 के अंदर। और वो जो होता है 2015 में उसे कुछ पैसे की नीड पड़ जाती है, तो उस पैसे को वो निकाल सकता है ईपीएस अकाउंट से, बिल्कुल निकाल सकता है क्योंकि उसने अभी 10 साल कंप्लीट नहीं किए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी को 10 साल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है तो वो 10 साल कंप्लीट होने से पहले पहले ईपीएस में से पैसा विड्रॉ कर सकता है। सेकंड है ऑन द रिटायरमेंट आफ्टर 58 ईयर्स एज। अगर एम्प्लॉय चाहता है कि मैं अपने रिटायरमेंट पर पैसा विड्रॉ करूं तो वो एम्प्लॉय जो होगा अपनी रिटायरमेंट पर पैसा विड्रॉ कर सकता है ईपीएस अकाउंट के अंदर से। थर्ड केस कहता है एम्प्लॉय विल विड्रॉ दिस ईपीएस अमाउंट ओनली इनटू कॉर्पस नॉट इन लमसम। एम्प्लॉय जो होगा ईपीएस अमाउंट को एक कॉर्पस के अंदर विड्रॉ करेगा। अगर वो रिटायरमेंट हो जाता है तो फिर वो एक पेंशन स्कीम के अंडर मीन्स मंथली पेंशन स्कीम के थ्रू विड्रॉ करता है, ना कि कॉर्पस में। फोर्थ पॉइंट आता है इफ एम्प्लॉय इज डेड देन हिज सक्सेसर नॉमिनी कैन विड्रॉ दिस ईपीएस अकाउंट। मान लेते हैं अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है किसी भी कंडीशन के अंदर, तो इस कंडीशन में हमारा ईपीएस एक्ट 1995 कहता है कि उसके नॉमिनी या उसके जो सक्सेसर होंगे उस ईपीएस की अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं उसके अकाउंट में से। लेकिन एक स्टूडेंट ऑब्जेक्शन उठाता है और वो कहता है कि मान लीजिए सर कि मेरे केस के अंदर कोई नॉमिनी नहीं है, मैंने जब ईपीएस का अकाउंट ओपन कराया था उस केस के अंदर मेरा नॉमिनी नहीं था, सक्सेसर नहीं था, तो आखिर वो कैसे विड्रॉ करेगा। तो इस कंडीशन में हमारा ईपीएस एक्ट 1995 कहता है कि तो फिर सारा के सारा जो केस जो होगा कोर्ट पर डाला जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये अमाउंट जो है ईपीएस की किस फैमिली मेंबर को, किस रिलेटिव को दी जाए एम्प्लॉय को। ठीक है, अब आते हैं हमारी फिफ्थ कंडीशन। और जो फिफ्थ कंडीशन होती है बड़ी धमाकेदार कंडीशन होगी, आपका माइंड हिल जाएगा फिफ्थ कंडीशन को सुनकर। देखते हैं फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है। तो फिफ्थ कंडीशन जो कहती है वो कहती है इफ एम्प्लॉय प्रोवाइड हिज सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 10 ईयर देन ही कांट विड्रॉ दिस ईपीएस अमाउंट टिल रिटायरमेंट और 58 ईयर्स एज। जी हाँ, हिल गया माइंड। कहता है फिफ्थ पॉइंट, अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी को 10 साल से ज़्यादा की सर्विस प्रोवाइड करा देता है तो वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अकाउंट में से कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता रिटायरमेंट की एज तक। सपोज एक मेरे राम एम्प्लॉय ने इन्फोसिस कंपनी को 11 साल की सर्विस प्रोवाइड की है। वो 2010 के अंदर उसने कंपनी ज्वाइन की थी और उसको 2022 तक कंपनी को सर्विस प्रोवाइड की है। 2022 के बाद वो हटना चाहता है, मींस 12 साल सर्विस देने के बाद 2010 से 2022 तक वो कंपनी को लीव करना चाहता है, छोड़ना चाहता है। तो इस कंडीशन में केस कहता है कि एम्प्लॉय 10 साल की अगर सर्विस प्रोवाइड करा देता है 10 साल से ज़्यादा की,
तो उस कंडीशन में एम्प्लॉय ईपीएस अकाउंट में से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। और कब विड्रॉ करेगा? रिटायरमेंट की एज पर। सिर्फ अगर उसकी रिटायरमेंट की एज आ जाती है यानी कि 58 साल के बाद ही पैसा विड्रॉ कर सकता है। ये सबसे बड़ा, ये भी सेकंड डिसएडवांटेज है। पहला था कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा यही वाला डिसएडवांटेज, पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता 10 साल की सर्विस के बाद। 6th पॉइंट कहता है सपोज द कंडीशन इज अराइज इन द लाइफ then employee will file a composite claim form and form 10C after 10 years of service. After this work, employee can withdraw this EPS amount only at the time of retirement on 58 years age. मान लेते हैं कि अगर हमारी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई किसी भी कंपनी को 10 साल से ज़्यादा की सर्विस अगर प्रोवाइड करा भी देता है, 10 साल से ज़्यादा की सर्विस किसी भी कंपनी को अगर प्रोवाइड करा भी देता है, तो कंडीशन कहती है कि उस कंडीशन के अंदर अगर एम्प्लॉय पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो उसको कंपोजिट क्लेम फॉर्म और फॉर्म 10C ये 2 फॉर्म भरने होंगे। फॉर्म डिपॉजिट करने के बाद उसको जो पैसा जो विड्रॉ होगा वो भी रिटायरमेंट पर होगा, रिटायरमेंट से पहले नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मीन्स कि कोई भी कंडीशन एराइज हो हमारे सामने पर एम्प्लॉय जो होगा 10 साल की सर्विस प्रोवाइड करने के बाद पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है। या तो 10 साल से पहले विड्रॉ कर ले जितना पैसा विड्रॉ करना है, या फिर विड्रॉ जो होगा वो रिटायरमेंट की एज पर होगा यानी कि 58 साल की एज के बाद ही विड्रॉ कर सकता है। 10 साल की सर्विस प्रोवाइड अगर हो जाती है उससे ज़्यादा की तो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। 7th पॉइंट कहता है इफ़ द एम्प्लॉय लीव द जॉब। मान लेते हैं अगर कोई एम्प्लॉय अपनी कंपनी को छोड़ना चाहता है और किसी नई कंपनी को चेंज करना चाहता है, न्यू कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, सो देन न्यू कंपनी विल आल्सो कंट्रीब्यूट इनटू ईपीएस अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय सैलरी कंडीशन। क्या कहता है अगर एम्प्लॉय जो होता है फर्स्ट कंपनी को ज्वाइन करता है लेकिन कुछ साल के बाद उस कंपनी को चेंज कर देता है और दूसरी न्यू कंपनी को ज्वाइन कर लेता है किसी भी रीज़न से, किसी भी पर्पज़ से, तो उस कंडीशन में कहा गया है जो न्यू कंपनी जो होगी उस कंट्रीब्यूशन को बनाए रखेगी। मीन्स जो न्यू कंपनी जो होगी उसके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन करेगी। 8 पॉइंट जो कहता है वो अराइज होता है इफ एम्प्लॉय लीव द जॉब आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस एंड ही वांट जॉब आफ्टर देन कांट विड्रॉ दिस ईपीएस अमाउंट। कहता है कि कई कंडीशन हमारे सामने अराइज होती हैं और स्टूडेंट जो होता है मुझसे क्वेश्चन क्रिएट कर लेता है, पूछता है कि सर मान लीजिए अगर एम्प्लॉय जो होता है एक कंपनी को 10 साल से कम की सर्विस प्रोवाइड कराता है, या 10 साल की कह दूं या फिर 10 साल से ज़्यादा की कह दूं, अगर एक एम्प्लॉय 10 साल से ज़्यादा की किसी भी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करा देता है और उस 10 साल के बाद एम्प्लॉय जो होता है उस कंपनी को चेंज करना चाहता है, मीन्स कंपनी को छोड़ना चाहता है, अपनी लाइफ के अंदर जॉब नहीं करना चाहता, उसका जॉब नहीं करना चाहता, वो अपना बिजनेस करना चाहता है या फिर घर पर बैठना चाहता है या फिर और कोई वर्क करना चाहता है लेकिन किसी भी नई कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो इस कंडीशन में एक एम्प्लॉय पेंशन एक्ट 1995 कहता है चाहे कोई भी कंडीशन हो, अगर एम्प्लॉय ने 10 साल से ज़्यादा की सर्विस प्रोवाइड करा दी है तो एम्प्लॉय ईपीएस अकाउंट से, एम्प्लॉय पेंशन अकाउंट से कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है रिटायरमेंट तक, चाहे वो नई कंपनी को ज्वाइन करे या ना करे, वो ईपीएस अकाउंट से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है अगर उसने 10 साल से ज़्यादा की सर्विस प्रोवाइड करा दी है या कोई भी कंडीशन अराइज हो जाए हमारे सामने। टोटली मीन्स एम्प्लॉय कांट विड्रॉ ईपीएस अमाउंट आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस वेदर एनी कंडीशन, चाहे कोई भी कंडीशन हो। याद रखिएगा अगर एम्प्लॉय किसी भी कंपनी को 10 साल से ज़्यादा की सर्विस प्रोवाइड करा देता है तो वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है टिल दी रिटायरमेंट और 58 years ऑफ एज, अपनी रिटायरमेंट की एज तक या अपने 58 साल तक की एज तक कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है, रिटायरमेंट की एज के बाद ही विड्रॉ करेगा। या फिर अगर एम्प्लॉय ने 10 साल से कम ईयर की सर्विस प्रोवाइड की है तो वो विड्रॉ कर सकता है तभी अगर उसको करना है। याद रखिएगा मैं एडवाइस देता हूँ एम्प्लॉय को कि अपने 10 साल कंप्लीट होने से पहले पैसा विड्रॉ कर लें। उसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न क्या है? क्योंकि ना तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो आप इसको बेनिफिट यही है कि आप पैसा को विड्रॉ कर लें 10 साल से पहले और उस पैसे को विड्रॉ करके कहीं और डिपॉजिट कर दें या फिर अपने बैंक में एफडी क्रिएट करवा लें, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट तो मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसलिए मैं कहता हूँ।
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू कैलकुलेट मंथली पेंशन अमाउंट विच विल बी रिसीव टू दी एम्प्लॉई। यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अकाउंट से जो मंथली पेंशन जो एम्प्लॉय को रिसीव होगी, उस मंथली पेंशन की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, क्या फॉर्मूला है उसका। एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ सैलरी बिफोर द विड्रॉ दिस अमाउंट। यानी कि जब एम्प्लॉय इस अमाउंट को एम्प्लॉय पेंशन अकाउंट में से जब अमाउंट को विड्रॉ करेगा तो उसके एवरेज, तो उससे पहले के जो 12 महीने जो होंगे उसकी एवरेज सैलरी निकाली जाएगी, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर वर्क इनटू ऑर्गेनाइजेशन। उस एम्प्लॉय ने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर कितने साल, कितने ईयर तक वर्क किया है, उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 50 साल, जो भी हो, डिवाइडेड बाय 70 और 70 से डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर जो मंथली पेंशन जो निकल कर आएगी वो पेंशन एम्प्लॉय को मंथली तौर पर दी जाएगी, हर महीने उसके अकाउंट में डाल दी जाएगी। ईपीएस एक्ट यानी कि ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो होगा मंथली पेंशन उसके अकाउंट में डाल देगा इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ये उसका फॉर्मूला है। लेकिन कई कंडीशन में होता क्या है, अगर एम्प्लॉय जो होता है 10 साल से पहले पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो उस कंडीशन में वो कॉर्पस के रूप में पैसा विड्रॉ कर सकता है, मीन्स सारा की सारा पैसा एक साथ विड्रॉ कर सकता है, ना कि मंथली। लेकिन अगर एम्प्लॉय 10 साल से ज़्यादा की सर्विस प्रोवाइड करा देता है किसी भी कंपनी को, तो उस कंडीशन के अंदर एम्प्लॉय जो होगा अपने रिटायरमेंट के बाद ही पैसा विड्रॉ करेगा, और जो पैसा विड्रॉ करेगा वो मंथली पैसा विड्रॉ करता है, यानी मंथली पेंशन के रूप में उसके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर करता है। और मंथली पेंशन जो भी कैसे कैलकुलेट की जाएगी उसका फॉर्मूला इस स्क्रीन पर है, आपको देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एक स्टूडेंट कहता है, मुझसे ऑब्जेक्शन उठाता है कि सर क्या अंडर सेक्शन 80C के अंदर इसकी कोई डिडक्शन मिलती है, क्या आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, क्या आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर नो है, एम्प्लॉय को इसकी डिडक्शन नहीं मिलती है। एम्प्लॉय जब अपनी आईटीआर फाइल करेगा ग्रॉस टोटल इनकम में से अंडर सेक्शन 80C के अंदर कोई भी डिडक्शन माइनस नहीं करता है, कोई भी डिडक्शन डिडक्ट नहीं करेगा। लेकिन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की जो होती है उसकी डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलती है। उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा कंप्लीटली, उसकी जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है मैंने, एकदम अच्छी क्लासेज है वो ईपीएफ की। तो 9th क्वेश्चन आता है, ईपीएफ स्कीम इज बेस्ट और नॉट। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन से ईपीएफ स्कीम जो है अच्छी है या नहीं, मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ आपको। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आया था इस ओपिनियन को बताने पढ़ने के बाद। सो फर्स्ट कंडीशन है नॉट एनी इंटरेस्ट रिसीव। पहली बात तो अकॉर्डिंग टू माई व्यू इट इज़ बैड स्कीम, सबसे खराब स्कीम है, बिकॉज इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे कुछ रीज़न है। फर्स्ट रीज़न है नॉट एनी इंटरेस्ट रिसीव। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। एक तो इसके अंदर एम्प्लॉय कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर ट्रांसफर करता है ईपीएस अकाउंट के अंदर, और जब वो ट्रांसफर करेगा उस पर भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेकंड है एम्प्लॉय कांट विड्रॉ दिस ईपीएस अमाउंट आफ्टर 10 ईयर ऑफ सर्विस। यानी कि अगर एम्प्लॉय किसी भी कंपनी को 10 साल से ज़्यादा की सर्विस प्रोवाइड करा देता है तो 10 साल से ओवर होने के बाद वो ईपीएस अकाउंट में से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। थर्ड है नो एनी डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। एम्प्लॉय को अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं होगा, ये भी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। फोर्थ है ईपीएस अकाउंट इज जस्ट लाइक ए गुल्लक। जी हाँ, ईपीएस अकाउंट जो है गुल्लक के टाइप का अकाउंट है, मीन्स ये तो गुल्लक से भी बेकार है, गुल्लक से भी बेकार अकाउंट है ईपीएस अकाउंट। कैसे है, अपन क्या होता है अपने घर पर गुल्लक में जो आप कुछ पैसा अपनी सैलरी में से डालते रहते हैं हर महीने सेविंग के तौर पर। अगर हमको कभी नीड होती है तो गुल्लक में से वो पैसा निकाल कर हम अपनी फाइनेंशियल नीड को कंप्लीट तो कर सकते हैं। लेकिन ईपीएस अकाउंट में, ईपीएस अकाउंट के अंदर ना तो हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी, ना ही कोई इंटरेस्ट मिलेगा। हम गुल्लक में से पैसा विड्रॉ निकाल कर एफडी बनवा सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी को लोन पर दे सकते हैं, वहाँ पर इंटरेस्ट मिल सकता है। या फिर हम गुल्लक में से जब हमको फाइनेंशियल नीड होगी तो हम अपनी आवश्यकता को कंप्लीट कर सकते हैं पैसा निकाल कर गुल्लक में से। लेकिन ईपीएस अकाउंट के अंदर ऐसा नहीं है।
अगर आप 10 साल की सर्विस प्रोवाइड करा देते हो तो पैसा निकाल ही नहीं सकते, आपका पैसा फंस जाता है। ये मान लो ब्रेक लग गई पैसे को, बस फंस गया, आपका पैसा 58 साल तक फंस जाता है और कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। चाहे आप कंपनी छोड़ दो या जॉब चेंज कर दो, न्यू कंपनी ज्वाइन कर लो, कोई भी कंडीशन अराइज हो जाए, आप जो हो गए ईपीएस अकाउंट के अंदर से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। और 10 साल से ज़्यादा की सर्विस आप प्रोवाइड करा देते हो किसी भी कंपनी को, याद रखिएगा। सो 9 क्वेश्चन होते हैं और 10वां क्वेश्चन जो होता है मैं आपसे पूछता हूँ, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको स्कीम बेनिफिट लगती है। अगर बेनिफिट लगती है आपको ये स्कीम तो क्यों लगती है, क्या रीज़न है, वो रीज़न मुझको बताइएगा। अगर आपको लगता है कि स्कीम बेनिफिट नहीं है, हमारे लिए लॉस क्रिएट करती है एक एम्प्लॉय के लिए, तो इसको भी बताइएगा कि हाँ ये लॉस क्रिएट करती है। ठीक है, सो आई होप आपके सारे डाउट इस वीडियो के अंदर, क्लास के अंदर क्लियर किए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली जो हमारी क्लास होगी वो इडली के ऊपर होगी, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है। क्योंकि ईपीएफ जो होता है, ईपीएफ वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो 3 टाइप की स्कीम को हैंडल करता है, ईपीएफ, ईपीएस और इडली। 2 स्कीम मैंने एक्चुअली पहले अब प्रोवाइड कर चुका हूँ। ईपीएफ की जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अब वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है।